नमस्कार। आज हम संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रथम 1927 में हिटलर और लंडन नामक साइंटिस्ट ने दिया था और उसके बाद पॉलिंग और स्लेटर ने इसको मॉडिफाई किया है। ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत बताता है कि एक अणु कुछ परमाणुओं का संग्रह है और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्मन से दो परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध बनता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर उन दोनों परमाणुओं के बीच में स्थित रहता है और इन दोनों परमाणुओं का उस पर समान अधिकार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणुओं के मध्य कोई स्थायी बंध तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो निम्न शर्तों का पालन नहीं करेगा, यानी कि किसी भी परमाणुओं के कक्षक में ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़े जिनमें उनमें अतिव्यापन अधिकतम हो। सेकंड है, अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा, यानी ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो। और ओवरलैपिंग मैक्सिमम तभी होगी जब दो ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले ऑर्बिटल समान एक्सिस से एक दूसरे की तरफ बढ़े। इसके बाद है, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन लगभग समान एनर्जी वाले होने चाहिए, यानी कि उनकी एनर्जी लेवल समान होना चाहिए। बंधन में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो अतिव्यापन करने वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हों, यानी संकरित हों। इनकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम H2 मॉलिक्यूल के बनने को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। हम मानते हैं इसमें कि दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम को HA के नाम दिया, दूसरे को HB का नाम दिया, अनंत दूरी पर हैं। और जब वो एक अनंत दूरी से दोनों पास आते हैं तो दोनों के नाभिक, HA का नाभिक और HB के 1s इलेक्ट्रॉन को और HA का 1s इलेक्ट्रॉन HB के नाभिक के बीच में आकर्षण बल होगा और दोनों HA व HB के इलेक्ट्रॉन के मध्य तथा दोनों के नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। इस तरह से दो तरह के बल काम करेंगे, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। इन दोनों कक्षकों के अतिव्यापन होने लगता है और जब अतिव्यापन बढ़ जाता है तब ऐसी स्थायी अवस्था आ जाती है कि जहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और दोनों के एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उस ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं और ओवरलैप्ड एरिया में रहते हैं। और ओवरलैप्ड एरिया जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है, SS ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है और इस ओवरलैपिंग में वो भाग लेते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि SS ओवरलैपिंग के दौरान दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग एरिया है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन स्थित हैं और दोनों नाभिकों के उन पर समान अधिकार होता है। हिटलर और लंदन ने H2 अणु के बनने को तरंग फलन के रूप में व्याख्या दी, यानी वेव फंक्शन के आधार पर इसको समझाया और इसके पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बनाया। इसमें जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं को परस्पर एक दूसरे से नज़दीक लाया जाता है तब दोनों परमाणुओं के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब स्ट्रक्चर फर्स्ट होगा तो उसमें H हाइड्रोजन का A न्यूक्लियाई के पास में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और B न्यूक्लियाई के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ये स्थिति तब है जब दोनों के न्यूक्लियाई अनंत दूरी पर हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए वेव फंक्शन को हम निकालेंगे साई फर्स्ट में साई A के पास में एक इलेक्ट्रॉन, साई B के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई। इसके बाद जब ओवरलैपिंग में ये दोनों भाग लेते हैं और ओवरलैपिंग के बाद में जब ओवरलैप्ड एरिया में दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उस दौरान हम यह नहीं पता लगा सकते कि हाइड्रोजन A के पास इलेक्ट्रॉन कौन सा है और हाइड्रोजन B के पास से आया हुआ इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो उस स्थिति में एक और वेव फंक्शन, एक और स्थिति आ जाएगी, वो होगी हाइड्रोजन A एटम के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन B एटम के पास में पहला इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो साई A2 और साई B1
ये दूसरी इक्वेशन होगी। इस तरह से दो इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई। इस तरह से हम H2 मॉलिक्यूल के लिए जो वेव फंक्शन निकालेंगे उसमें दो वेव फंक्शन हमारे पास प्राप्त होंगे। एक वेव फंक्शन साई प्लस, इसमें हम C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, एक होगा साई माइनस जिसमें C1 साई 1 माइनस C2 साई 2। यहाँ पे C1 और C2 कांस्टेंट हैं। H2 के लिए C1 बराबर C प्लस माइनस 2 होता है। अब हम यहाँ पे साई 1 और साई 2 के मान को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ रखेंगे और हमारे पास में जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी C1 साई 1 फर्स्ट और साई बी सेकंड और प्लस C2 साई ए में सेकंड साई बी में फर्स्ट। ये हमारी पांचवी इक्वेशन होगी। और साई माइनस है C1 साई ए फर्स्ट, साई बी में दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस C2 साई ए में 2 साई बी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। वेव फंक्शन की सहायता से इन दोनों अवधारणाओं की एनर्जी निकाली गई तो ज्ञात होता है कि अट्रैक्शन को प्रदर्शित करने वाली बॉन्डिंग फॉर्मेशन जिसमें बंध का निर्माण होता है उसको हम साई बॉन्डिंग से दिखाते हैं और साई एंटी बॉन्डिंग माइनस का मतलब है एंटी बॉन्डिंग को प्रदर्शित करती है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग को नहीं दिखाते हैं, यानी यहाँ पे बंध का निर्माण नहीं हुआ है। एनर्जी लेवल डायग्राम हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि एक ग्राफ जहाँ पे अनंत दूरी से जब दो इलेक्ट्रॉन दोनों का अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन वाले न्यूक्लियाई पास पास आते हैं तो उनका शुरू से ही एनर्जी लेवल कम होने लगता है और जितना पास आएंगे मैक्सिमम अट्रैक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे उनकी एनर्जी मिनिमम होगी। मैक्सिमम अट्रैक्शन पे मिनिमम एनर्जी होगी और वही बॉन्ड फॉर्मेशन को बताता है। और उसके बाद अगर हम उससे भी ज़्यादा क्लोज अगर हम लाएंगे तो वहाँ से एनर्जी वापस बढ़ने लग जाएगी, यानी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ये हमने साई प्लस को दर्शाता है, यानी यहाँ पे बंध का निर्माण हुआ है। इसके और दूसरा जो ग्राफ है जो वो ये शुरू से ही दिखा रहा है कि वहाँ पे कोई बंध का निर्माण नहीं हुआ है, यानी साई माइनस हुआ है। वहाँ पे वेव फंक्शन उसके लिए हमने निकाला है और ये स्थिति तब आती है जब बॉन्डिंग में भाग लेने वाले दोनों न्यूक्लियाओं के पास में जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन उनके वो दोनों या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। उस स्थिति में उनमें बंध का निर्माण नहीं होगा क्योंकि दोनों का स्पिन एक साइड होने से बॉन्डिंग नहीं होगी। इस आधार पर जब H2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड लेंथ तथा एनर्जी कैलकुलेट की गई तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ आई 0.80 और एनर्जी आई वहाँ पे 72 किलो कैलोरी पर मोल आती है, जबकि H2 मॉलिक्यूल के लिए जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो 103 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है और 0.74 एंगस्ट्रॉम उसकी बॉन्ड लेंथ होती है। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने आगे इसमें रेजोनेंस की संभावना बताया। उन्होंने कहा कि ये जो दो हमने वेव फंक्शन निकाले हैं यहाँ पे ये वेव फंक्शन जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के हैं और अगर ये 100% कोवलेंट बॉन्डिंग हमेशा पॉसिबल नहीं होती और इसलिए वहाँ पे आयनिक स्ट्रक्चर को भी हमें शामिल करना पड़ेगा इनके रेजोनेटिंग में। और इसलिए हमें देख पा रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन के ए न्यूक्लियर के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर माइनस चार्ज होगा और हाइड्रोजन बी के पास में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्लस चार्ज होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन ए न्यूक्लियर के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं हैं तो वो प्लस चार्ज में होगा और हाइड्रोजन बी के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज में होगा। और तीसरी जो सिचुएशन होगी वो होगी फ्री रेडिकल सिचुएशन। इन वेव फंक्शंस के लिए उन्होंने इन आयनिक स्ट्रक्चर के लिए वेव फंक्शन निकाला और इस वेव फंक्शन को जब टोटल वेव फंक्शन निकाला उसके साथ में ऐड किया, यानी टोटल वेव फंक्शन साई प्लस लैम्डा साई आयोनिक। लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू है और H2 मॉलिक्यूल के लिए इसका मान 0.17 होता है। और इस आधार पर उन्होंने जब एनर्जी को कैलकुलेट किया तो 79 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी आई और जब इस एनर्जी में हमने इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट को भी अगर हम इसमें शामिल कर देंगे तो 102 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है।
और बॉन्ड लेंथ इनमें आती है 0.74 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच होती है। इस आधार पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवलेंट बॉन्डिंग को काफ़ी अच्छे तरह से समझाती है इसको, और कोवलेंट बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करती है। परंतु फिर भी इसकी कई सारी लिमिटेशंस हैं, और इन लिमिटेशंस को हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।